तो भाई अब उम्मीद करता हूँ कि कैमरे की क्वालिटी आपको अच्छी आ रही होगी। तो आज है 4 अप्रैल और मैंने ये लिखा था, उस टाइम हो रही थी 2 बज रहे थे और 1 घंटे में पूरी क्लास इस पेज पे लिखान आ गई। अब ये क्या है, मेडिवल हिस्ट्री है जो परमार सर ने पढ़ाई थी। अब परमार सर के जो भी नोट्स हैं मैंने लिख लिए, अब बस उनको ही एक बार रिवाइज करना है, ढंग से थोड़ा एक्सप्लेन करना है। अरे यार, इतना इतना ये क्या प्रॉब्लम आ रही है? अब तो चल जा। तो हुआ क्या था, कि भारत पर मध्यकालीन भारत है जो हमारा 1712 से 1707 तक चलता है ना। ये 1712 पर क्या हुआ था, यहाँ पर अपने जो इंडिया है, इंडिया में उस टाइम पाकिस्तान भी था, तो ये इस जगह पे मुस्लिम आक्रमण स्टार्ट हो जाते हैं ना। तो मुस्लिम आक्रमण यहाँ से अपने स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ पर एक औरंगजेब का डेथ होती है 1707 में। क्योंकि देखो यहाँ से 712 ईस्वी में अगर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आता है जो अटैक करता है, तो वो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी इसी जगह पे उसका नाम आता है। तो यहाँ से वो चलता है, मोहम्मद बिन कासिम के बाद गजनबी आता है, गजनबी के बाद गौरी आता है, फिर वो गौरी तो चला जाता है लेकिन गौरी लास्ट में जाके वो उसके कुछ गुलाम, 4 गुलाम होते हैं, 4 गुलामों में से कुतुबुद्दीन ऐबक इस जगह पे राज करता है। तो वहाँ उसका वंश चलने लग जाता है, गुलाम वंश। फिर दिल्ली सल्तनत पूरी चलती है, फिर मुग़ल वंश चलता है। मुग़ल वंश में औरंगजेब तक मतलब ठीक ठीक शासन था। तो 1707 एक मतलब एकदम 1000 सालों का लगा लो कि पूरा मेडिवल जो हिस्ट्री था हमारा वो 1000 साल का था। तो ये 1000 साल में मेनली ये बांटा गया है। अब हम इसकी एक एक लाइन को थोड़ा एक्सप्लेन करके समझते हैं ना। तो ये तो समझा ही दिया कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण, हाँ मुस्लिम आक्रमण में पढ़ते हैं अपन 712 ईस्वी में। तो 712 ईस्वी में यहाँ पर क्या हुआ था, जैसे कि पहली लाइन पढ़ते हैं, द फर्स्ट मुस्लिम इन्वीजन। तो पहला मुस्लिम आक्रमण भारत पर पढ़ेंगे तो उसमें किसका नाम आएगा, मोहम्मद बिन कासिम का ने 712 ईस्वी में वो अटैक किया और अटैक करके किसको हटाया, सिंध के राजा दाहिर को हरा दिया था, है ना। अब देखो यहाँ से आप थोड़ा सा समझिए ना कि ये किस टाइम का होता है भाई। तोमर ये पृथ्वीराज की समय का है। तो ये मैप से आप इतना ज़्यादा नहीं समझ पाएंगे क्योंकि ये मैप दूसरे काल का है। मतलब मैं ये पृथ्वीराज वाला मतलब ये गौरी की टाइम का है, तो इसको तो छोड़ो। लेकिन हाँ ऐसे समझोगे इंडिया का मैप है, तो इंडिया के मैप में जो दाहिर था वो पाकिस्तान के सिंध पर राज कर रहा था। अब वहाँ पर ही क्या होता है कि जो अरब थे, अपना अरब क्षेत्र में, वहाँ पर अल हज्जाज नाम का रूलर रूल कर रहा था। अब इनमें डिफरेंट स्टोरियाँ बताई जाती है कि भाई कैसे इन दोनों के बीच में टकराव हुआ, जो भी कुछ है। तो इतना वो समझ में आता है कि अल हज्जाज, आप देखो स्टोरी है तो स्टोरी को स्टोरी की तरीके से समझो कि अल हज्जाज किधर, अरब का रूलर, वहाँ उसका वंश चढ़ रहा है और वो वहाँ भी जैसे एक्सपेंड कर रहा है, धीरे धीरे भाई युद्ध जीत रहा है, क्षेत्र को जीत रहा है, अपने राज्य में मिला रहा है ना। तो धीरे धीरे क्या होता है कि कुछ स्टोरियाँ कुछ ऐसे बताते हैं कि भाई उसका कुछ दाहिर से कुछ ऐसा ही कॉन्फ्लिक्ट हो गया, चाहे वो व्यापारी जहाज़ थे देवल बंदरगाह पर कुछ ऐसे लूट लिए उसके। फिर बाद में वही अल हज्जाज ने बोला कि आप वापस करो, या मतलब जितना आपने लूटा है उसका भुगतान करो। तो फिर दाहिर ने ये शायद वो किया नहीं था या किया था, जो भी कुछ है उसने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं भुगतान करूँगा इस चीज़ का। फिर जिसके
मतलब रिप्लाई में उसने अल-हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को भेज दिया उधर अटैक करने। तो देखो मोहम्मद बिन कासिम को थोड़ा एक चीज़ याद रख लो भैया कि वो जब यहाँ पर आया था ना, उसकी 31 दिसंबर 695 कुछ ऐसी डेट ऑफ बर्थ बताई जाती है। तो कुछ लोग ज़्यादा 16-17 साल का ही था, तो 16-17 साल का ही था, वो याद रखो कि भाई सिंध के राजा 16-17 साल का वो कितना बच्चा सा होगा उस टाइम। वो 712 ईस्वी में आया और राजा दाहिर को भी चला गया और फिर यहाँ पर शासन भी किया और जजिया कर भी स्टार्ट कर दिया था इसने। ये मतलब नॉन मुस्लिम से लिए ना जो कर लेते हैं उसको जजिया बोलते हैं, ठीक है, जो धार्मिक कर होता है। तो फिर जिसके बाद आपको पता चल गया कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी किसको बोलोगे, मोहम्मद बिन कासिम को बोलोगे। 712 ईस्वी में बोलोगे, उसने अटैक किया। फिर जिसके बाद हाँ ये अटैक हो गया, फर्स्ट मुस्लिम इन्विजिट हो गया, ठीक है भाई। किस पे किया, दाहिर पे किया। दाहिर सिंध का राजा था और ये मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से आया था, ये अरब से आया था। ये तो पहला ध्यान रखो, अब पहला अरब से आया था। फिर जिसके बाद ये ज़्यादातर टर्किश ओरिजिन के होंगे। तो दूसरा कौन सा, महमूद गजनबी। महमूद गजनबी 998 से 1030 जो भी था। और ये देश तुर्कमेनिस्तान से आया था। आज का जो तुर्कमेनिस्तान है 17 बार भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। इसका क्या, तो जो अभी आक्रमण, ये जो मोहम्मद बिन कासिम ने जो अटैक किया था, इसके बाद से ही अटैक मुस्लिम आक्रमण के स्टार्ट हो गए थे। जब ही तो उसको अलग ही एक पार्ट में बांटा गया है ना। तो जिसके बाद अब वो इधर मोहम्मद बिन कासिम को तुमने ख़त्म ही कर दिया, जो भी इसकी स्टोरी थी। अब दूसरी स्टोरी महमूद गजनबी की स्टार्ट होती है। अब उस टाइम क्या ऐसे बोलते हैं ना कि भारत सोने की चिड़िया था। अब भारत सोने की चिड़िया था क्योंकि उसके पीछे भी अलग अलग रीज़न है। वो जो भी कुछ भी था कि भाई यहाँ का पैसा हम इतना कुछ बनाते थे, जो यहाँ से बना के बाहर के देशों में बेचते थे, वहाँ से क्या आता था, सोना चांदी आता था। तो भारत का जो भी कुछ रुपया है, जो भी कुछ है, जो बाहर तो जा नहीं रहा, उल्टा बाहर से ही अंदर आ रहा है। तो यहाँ सोना ही सोना होगा ना, मेन बात तो वो सोने की चिड़िया इस वजह से। और वो फिर भी जिसके बाद उसी चीज़ को ये महमूद गजनबी, अब ये क्या गजनबी में गजनी जो भी था, गजनी का रूलर था, गजनी का शासक था, तो वहाँ इसको शासन करना था। और इसकी भी वही इच्छा थी कि भाई मैं गजनी में भी शासन कर रहा हूँ, यहाँ मुझे थोड़ा स्थायित्व जो भी कुछ प्रदान करना है उस टाइप में, मतलब स्टेबल बने रहना है इसी जगह पर। तो इस जगह पर वही चीज़ है कि पैसा चाहिए, पैसा मतलब हर चीज़, सेना को देने के लिए मेन बात पैसा, हर चीज़ में पैसा ही तो है। जिसके पास पैसा होगा रूलर के पास, उसी के पास ज़्यादातर हथियार, ज़्यादातर सैनिक, सारी सुविधाएं होंगी, तो उससे मतलब वो टिक पाएगा ज़्यादा दिन तक। तो उसी वजह से महमूद गजनवी ने इंडिया पर अटैक किया पैसों के चक्कर में, कि वहाँ से वही वो लूट कर सके ज़्यादा। वहाँ से लूट करके फिर जिसके बाद ये अपने राज्य में ले जाता था। बस वही है वो, मतलब जैसे हो ना कि जब हमें खाने की ज़रूरत पड़ रही है तो हम किसी बाग में जा रहे हैं, वहाँ से जो मन करता है उतना तोड़ के फिर अपने घर ले जाते हैं, और वो बाग में खाने की कोई कमी नहीं है। तो वो वही चीज़ है कि इसको उस चीज़ की ज़रूरत थी, वो इंडिया के पास कमी नहीं, वहाँ पर कमी नहीं थी, जैसे कि पैसे वैसे की जो भी हो। तो ये टर्किश रीजन था 17 बार। और इसकी ये अभी जो उद्देश्य पड़ा है कि भाई कि इसकी क्या कारण था कि इसने भारत पर अटैक किया, तो इसमें लिखा है रिवेंज एंड लूट। मतलब रिवेंज यानी बदला लेने का उद्देश्य था इसका, और दूसरा क्या था, लूट करने का उद्देश्य था कि यहाँ से लूट के ले जाए। तो लूट के ले जाने का सिस्टम तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई यहाँ से जितना ज़्यादा पैसा ले जाएगा, अपने राज्य में जो गोभी गजनी है वहाँ पर सेना वेना बनाएगा, बढ़िया हथियार विथियार जो भी है, मतलब अपना राज्य को स्टेबल बनाएगा, वहाँ उसको एक्सपेंशन करेगा, ठीक है ना। तो पैसे की ज़रूरत के लिए यहाँ आएगा। रिवेंज का मतलब, रिवेंज का वो था कि इसका पापा था सुबक्तगीन, और उससे भी बड़ी चेन आती है कि वो अलब्तगीन था पहले इससे भी। तो अलब्तगीन के बाद तो देखो, अलब्तगीन के बाद सुबक्तगीन आया, सुबक्तगीन के बाद इसका बेटा महमूद गजनबी आया। तो ये सुबक्तगीन भी ऐसे ही अटैक करता था वही तरीके से जैसे मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया। तो वही सीरीज़ में सब चलते आ रहे थे कि बाहर से आक्रमण करते जा रहे थे, कोई लूट के ले जा रहा था, कोई जो भी कुछ कर रहा था।
अपना इंटरेस्ट जो था वो पूरा करके जा रहा था। तो वो सुबकतगीन को यहाँ पर जब अटैक कर रहा था उस टाइम इसको मार दिया था सुबकतगीन को। तो पर वो वही चीज़ का बदला कि यार वही चीज़ का बदला लेने के लिए इसने बार बार अटैक करता था। इसने अपना राज्य अभिषेक हुआ था जब इसने शपथ भी कुछ ऐसे ली थी, ऐसे स्टोरी बताते हैं कि भाई ये हर एक साल इंडिया भारत पर आक्रमण करेगा। तो मेरा मेन उद्देश्य तो यही है कि आपको एक एक लाइन को पूरा याद कराना। तो महमूद गजनबी का आक्रमण ठीक है, इसमें कि देश पूछ ले कि भाई कौन से देश का था, कहाँ से आया था, तो वो टर्किश रीजन का बताना है आपको। ओरिजिन की भाई वहाँ से आया था, तुर्कमेनिस्तान था, और 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। जो भी है रीजन क्या था, रिवेंज लूट सुबकतगीन मैंने आपको यहाँ पर समझा ही दिया, लूट का सब चीज़ आपको बताई दी। और फिर ये लूट था ना, अब आपको जो भी है कि लूटता था यहाँ पर जो भी। इसमें एक लाइन भी बहुत सारे यूज करते हैं कि ये अपनी लूट को धार्मिक आयाम देता था। अब धार्मिक आयाम लूट क्या है, इसको चाहिए सोना। अब जब धार्मिक आयाम दे देते हैं ना, तो जब तो लोग बिना पैसों के, मतलब जैसे मैं आपसे बोलूँ कि आपको कहीं चलना है किसी काम करने, तो आप बोलोगे भाई 500 रुपये मुझे एक दिन का दे देना। अभी मैं बोलूँ कि यार एक मंदिर का काम है उसके लिए जाना है, तो आप वो भी समझोगे कि यार मंदिर भगवान यार क्या पैसे लेंगे, तो आप फ्री में काम करने तैयार हो जाओगे। तो कुछ ऐसी उसी हिसाब है, उसी तरह का हिसाब है ये। आपने जब भी युद्ध, अब जैसे आपने वो सुना होगा कि बाबर ने जिहाद का नारा लगाया था, वहाँ भी वो स्टोरी थी कि बाबर के उस खानवा के युद्ध में राणा सांगा के थोड़ा नीचे लग रहा था कि भाई कि ये हार जाएगा। वहाँ राणा सांगा की सेना एकदम चढ़ रही थी, और मुस्लिम सैनिक थे जो भी उसकी बाबर की जो सैनिक थे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम, मुझे पता नहीं इतना, कि वो भाग रहे थे। तो फिर उनको एकदम से कि भाई कहाँ जा रहे हो, कि तुम्हें पता नहीं मैं ये युद्ध कर रहा हूँ जो तो इस्लाम के लिए कर रहा हूँ। अब इसमें तो धर्म को जोड़ते हैं जब, फिर उस हिसाब से कि यार धर्म कैसे हम भागे जी, तो वो बड़ी बात हो जाती है। तो उसी हिसाब से आप लूट की बात थी, चलो ये ख़त्म हो गया अपना ना, लूट का आयाम। ये वो चीज़ है, ये सोमनाथ मंदिर पे लागू होती है। जब सोमनाथ मंदिर पे जब ये लूटने जा रहे थे, तो भाई इसको तो मंदिर लूटे थे, वहाँ से इसको सोना लेना था। अब जो बाहर के जो भी आए थे, तो वो थोड़ा तो बहुत तो डर रहे थे कि यहाँ के देवता हैं, क्या पता हमारा क्या कर देंगे, ये कर देंगे, क्या पता हमारा क्या हो जाएगा। तो इसने वो तोड़ के बताया कि देखो मैंने मंदिर तोड़ दिया, और वो उसको मूर्ति को तोड़ा। तो इसमें वो नहीं होता कि यार यही तो है हमारा हीरो। तो वो हीरो बन के कुल मिला के उसको पैसा लेना था, और उनकी सैनिकों की नज़रों में हीरो बन गया। तो ऐसे ऐसे तो 1001 ईडी में पहला, वो तो ख़त्म हो गया, चल 1001 ईडी में पहला आक्रमण किया जयपाल के खिलाफ, है ना। तो 1001 में आपको याद हो जाएगा पहला आक्रमण जयपाल के खिलाफ किया। अब देखो आपने उससे पहले क्या पढ़ा था कि जो सिंध का रूलर था दाहिर, है ना, उस पर मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। और इसको आपने पढ़ना है कि इसमें बैटल ऑफ यहाँ पर पेशावर में हुआ था, वही पाकिस्तान में पड़ता है। तो इसमें वहाँ पर अटैक किया था जो भी है। अब 16 अटैक और 17 अटैक, जो लास्ट के आपको 2 अटैक है वो याद करने हैं ना, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपने पहला किया, पहले में आपको बैटल ऑफ बेहिंद सीरीज के बताते हैं कि जो भी पंजाब की तरफ का ऊपर का ये अटैक थे, और ये सीरीज़ों में हुए थे। तो इनके अलावा जो ये 16 आपको याद करना है, जो कि भाई पंजाब के नीचे, पंजाब, हरियाणा, अब आज की देखें तो राजस्थान, और राजस्थान से भी नीचे गुजरात, तो मतलब बिल्कुल अलग हो गया ना। मतलब एक एरिया की बात करें भाई ऊपर और नीचे, तो वहाँ की बैटलों के वहाँ की जो बैटल सीरीज है उसके अलावा 16 अटैक यहाँ पर हुआ था। ये क्वेश्चन आता था ना कि कौन सा, जो भी छोड़ो चलो उसको। 16 आक्रमण टेम्पल जो भी सोमनाथ मंदिर पे किया था 1025 ईस्वी में। आपको डेटा कहीं भी अलग मिल सकते हैं कि जैसे कि सोमनाथ मंदिर पे अटैक किया 1026 ईस्वी में, इस 16 अटैक को 15 अटैक बता देगा, लेकिन नहीं, वो आपको ये क्या लिखना है जो एसएससी ने माना है, क्योंकि अपन एसएससी की तैयारी कर रहे हैं ना। अब एसएससी में अब ये जो आपको मैंने बताया था कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया था इंडिया पे। अब आप गूगल पे सर्च करोगे तो वहाँ पर मिलेगा आपको 711 ईस्वी में 11। अब 711 ईस्वी में मिलता है, लेकिन अब यहाँ पर वही है कि यहाँ इतना डेफिनेट क्यों आ रहा है, तो इतिहास के बारे में उस टाइम के
4-5 किताबें लिखते थे। 4-5 किताबों में डाटा अलग अलग होते थे, कोई चीज़ की स्टोरी अलग अलग होती थी। जैसे उसी चीज़ में मानो कि तुम पृथ्वीराज राजसों में जो भी कुछ है कि उसमें क्या लिख रखा है कि भाई उसने पृथ्वीराज ने ऐसे तीर दे के उसको मार दिया है ना, जो भी 4 अंगुल जो भी है उसकी स्टोरी उसके अनुसार। फिर लेकिन कोई हिस्टोरियन नहीं मानते, वो बोलते हैं कि भाई ये तो ऐसे ही मनगढ़ंत कहानी है। कि तो रियल कहानी क्या थी कि भाई रियल कहानी वो थी कि 94 में उसने चंदावर का भी युद्ध लड़ा, उसको पृथ्वीराज चौहान को तो पहले ही मार दिया था, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। फिर 1206 ईस्वी मतलब वो लंबा चला था ना, मतलब 1200 के बाद भी चला था, जिया था वो मोहम्मद गोरी। फिर उसको जब वो नमाज पढ़ रहा था, जब पीछे से उसके किसी ट्राइब ने मार दिया था। तो ऐसे है वो 16, आप उसको छोड़ो, चल 16वां अटैक आप सोमनाथ मंदिर पे किया था, 17वां अटैक किसने किया। अब देखो 16वें अटैक पे आओ, 16वें अटैक पे आओ, है ना। 16वें अटैक पे क्या हुआ था कि जब सोमनाथ मंदिर को लूट के जा रहा था, सारा सोना चांदी जो भी कुछ मेटल है, अब यहाँ से जैसे ही वो गया तो फिर जाटों ने जाट थे वहाँ पर बीच रास्ते में, तो उन्होंने वही चीज़ की यार, उनके भी धर्म में कि यार हमारे मंदिर पे अटैक करके गया है, तो उन्होंने उस पर अटैक कर दिया। और ये मोहम्मद गोरी से क्या लूट के ले गए, दरवाज़ा लूट के ले गए जो मंदिर का था। अब ये उसी हिसाब का होता है जैसे वो चोर के घर में चोरी, जैसे आपने हेरा फेरी देखी हो, तो चोर के घर में चोरी, उसी चीज़ का बदला लेने के लिए दोबारा आता है कब, 1027 में। और फिर इसका लास्ट अटैक होता है जाटों के खिलाफ। तो आपको ये दोनों अटैक थोड़ा समझ में आ गया, रिलेटेड भी हो गए होंगे। डेथ उसकी 1030 में हुई थी मलेरिया से। अब राइटर, अब देखो मलेरिया से इसकी 1030 में इसकी डेथ हुई, तो मतलब ठीक है वो ख़त्म हो गया, इसमें क्या समझाना। राइटर ड्यूरिंग गजनबी टाइम, महमूद गजनबी के समय के आपको लेखक क्या, तो फिरदौसी ने क्या लिखी थी, शाहनामा। अलबरूनी ने क्या लिखी थी, तहकीक हिंद, कुताबुल हिंद। ये अलबरूनी की किताब है ना, तहकीक हिंद किताब उल हिंद। इसको है ना ये एग्ज़ाम में सीधी क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती है, तो आप इस किताब को याद रखें और इसको लेखक को ज़्यादा याद रखें। बाकी फिरदौसी शाहनामा ये भी इम्पोर्टेंट है। अब इनके बीच में अंदर क्या लिखा गया है। अब एक बुक है वो चचनामा, इस जो इन्हीं के शासनकाल के ऊपर लिखी गई थी, तो इसके बारे में पता तो चल जाता है, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है नहीं इतनी। हमारे लिए ठीक है इतना कि भाई फिरदौसी याद कर लिया, शाहनामा याद कर लिया, अपना काम इतना बन गया। जिस दिन डीप पढ़ना, जिस दिन कुछ और डीप आ गया तो उस दिन वो इसमें ऐड हो जाएगा, तो आप इतना ख़त्म करो ऊपर। फिर जिसके बाद आता है सेकंड तुर्क इन्वीजन। अब सेकंड देखो, फर्स्ट आ गया अरब से, कौन आ गया, मोहम्मद बिन कासिम, बिल्कुल 16-17 साल का लड़का। फिर जिसके बाद कौन आया, मोहम्मद गजनबी, ठीक है। गजनबी के बाद कौन आएगा, मोहम्मद गोरी। अब मोहम्मद गोरी का 1175 से 1206। अब ये याद ना हो, लेकिन वो धीरे धीरे ऐसे याद हो जाएगा कि मोहम्मद गोरी था वो भी इधर से आया था, गजनी से ही, और उसने सोचा कि यार गजनबी भी आया था, उसने भी पैसे लूटे थे, यहाँ से बढ़िया धनवन ले गया था, क्यों ना मैं भी जाऊँ। तो ये भी उसकी वजह से होड़ा होड़, ये भी वही अपने सोमनाथ मंदिर की इधर गुजरात की तरफ दोबारा लूटने चल गया। उस टाइम जो वहाँ का रूलर था, रानी नहीं, भीम सेकंड था वहाँ का रूलर सोलंकी वंश का। तो जो भी युद्ध हुआ, तो जैसे वो था कि उसने महमूद गजनबी ने वहाँ के रूलर को जो भी हराया बुरी तरीके से, फिर वहाँ के मंदिर को लूटा। वहाँ के मंदिर में जो भक्तजन एकदम से वही उसी मंदिर में आके वही प्रार्थना कर रहे थे, तो कि हमें भगवान बचा ले, भगवान बचा ले। भगवान ने तो बचाया नहीं, जो भी कुछ है भगवान आ नहीं पाए, कहीं बिजी थे, जो भी कुछ था, और वहाँ उसने कत्लेआम चालू कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, फिर वहाँ पर इतनी विपरीत पड़ गई उसकी सोच, क्या पता उसकी तैयारी भी अच्छी नहीं थी। तो भाई साहब के वहाँ पर उसने भीम सेकंड ने उसको जम के हरा दिया, जम के हराया था। फिर तो वही गोरी भाई साहब का वही काम, सीधा भाग लिया। तो इसके भाग लिया तो वही जो आपने कांड हुआ था, जैसे हुमायूं के पीछे भागा था वो शेरशाह, उसी तरीके से ये भी उसके पीछे भागा। और यहाँ पर इसके माउंट आबू की पहाड़ियों पर, जो राजस्थान के जो भी जहाँ का पड़ता है उसके पीछे, वहाँ पर उसको पकड़ा। अब पकड़ा तो वहाँ पर वही है कि इनका था वही था,
कि मोहम्मद गोरी, तो मोहम्मद गोरी बहुत नीच आदमी, बिल्कुल कतई गिरा हुआ, मतलब झूठा एकदम कतई। अरे भाई वो वाला वो नहीं होता वो, आपने वो देखी हो वो अभी एक सीरीज आई थी, हाँ वो ठुकरा के मेरा प्यार, वो ठुकरा के मेरा प्यार में एक वो होता है, वो चौहान, मनोहर लाल चौहान और शायद एक दद्दू प्रसाद यादव, तो यादव होता है ना इतना नीच की, अरे कहाँ, और पीछे जाके बड़ा षड्यंत्र रचता रहता है, तो वो उसी किस्म का था। तो चलो उससे इसको रिलेट करना कि कैसा था ये, कितना एविल इंटेंशन, सोच वाला जो भी कुछ है। तो पहले मोहम्मद मोहम्मद गोरी ने भारत पर अटैक किया, ठीक हो। तो इसने क्यों, अभी ये इसको 1175 में इसने करामाती मुसलमानों पर अटैक किया था, 1175 में करामाती मुसलमानों पर, मुल्तान पर, ठीक है। अब इसको सक्सेस मिल गई, ठीक है। तो इसने वही चीज़ सोच के मैंने आपको बताया कि भाई कि धन लूटने मैं भी चलूँ, तो 1178 ईस्वी में ये यहाँ पर पहुँच गया। फिर इसको यहाँ पर इसने जम के हराया, माउंट आबू तक भगाया, फिर पकड़ा, फिर इसने भाई सॉरी वॉरी मांगी। और इस टाइम में क्या है, भीम सेकंड के साथ उसकी मम्मी जी रानी नाइकी देवी भी उस युद्ध में थी। देखो युद्ध में एक महिला आ रही है, महिला भी लड़ रही है, ये बहुत बड़ी बात है। फिर वही कि वहाँ पर माफ़ी आपी की, चले छोड़ो उसको जाने दो, तो इसको जाने दिया। अब 1178 फिर जिसके बाद ये मुड़ के इधर तो नहीं आया था, इसने अटैक ऊपर ही करना ज़रूरी ऊपर ही किया। फिर जिसके बाद अब ये, इसका नाम याद रखो अब, मोहम्मद गोरी का दूसरा क्या नाम था, मोइजुद्दीन मोहम्मद, वही अपना मालदीव वाला, ठीक है। अब अच्छा ठीक है। तो अभी इसका बैटल स्टार्ट नहीं होता, तो फिर इसमें स्थिति बता रहे हैं हम अपन को कि देखो यहाँ पर था दिल्ली, है ना। अब यहाँ थोड़ा गहलवाल था, और फिर जिसके बाद ऊपर तराइन था। अब इसने क्या किया, अब ये ऊपर से आया था, अब उधर आएगा ना वो, तो वो ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि उसने 1178 में तो उसको बहुत अच्छी तरीके से समझा ही दिया। तो फिर गैड़वाल वंश, अब आपको पता है कि जो वो संयोगिता, फिर पृथ्वीराज की लव स्टोरी की, फिर उसमें ये भी बताया जाता है कि तराइन का पहला युद्ध हुआ था, उसमें मोहम्मद गोरी हार गया था। फिर पृथ्वीराज से वो ही पाँव में पड़ के उसने सॉरी वॉरी जो भी मांगी, पाँवों में पड़ के जो भी उसकी तरफ से सॉरी मांगी कि सर माफ़ कर दो, जो भी है आज के बाद नहीं होगा। और उस युद्ध में ये भी बताया जाता है कि जयचंद गैड़वाल वंश का जो राजा था जयचंद, वो पृथ्वीराज के साथ था। इसके लिए उसकी संगठित सेनाओं ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया, है ना। और फिर जिसके बाद 1 साल के अंदर वही चीज़ की संयोगिता को भगा के ले गया पृथ्वीराज। फिर जिसके बाद गैड़वाल वंश का राजा जयचंद इधर मिल गया, वहाँ की उसने पृथ्वीराज को धोखा दिया। तो 1192 में जो दूसरा युद्ध होता है उसमें कौन जीतता है, गौरी जीतता है, और पृथ्वीराज हार जाता है ना। वही सेम स्टोरी है वही। फिर जिसके बाद वही कि जयचंद भैया खुश हो जाता है कि ठीक है ख़त्म हो गया। फिर पता चला कि 2 साल बाद 1194 में उसका नंबर ही आ गया। तो 91, 92 और 94 तराइन का पहला दूसरा, ये ख़त्म होने के बाद चंदावर का युद्ध, ठीक है। अब यहाँ पर वो चीज़ देखो ना कि कभी आप समझो कि गैड़वाल वंश का जो भी राजा था उसने मोहम्मद गोरी के साथ मिल गया वो, और वो पृथ्वीराज को जो भी चढ़ता था वो भी कुछ करता था कि उसकी बेटी की वजह से कुछ भी जो भी था। लेकिन यहाँ आप वो भी समझे कि वहाँ अपन उस टाइम की बात कर रहे हैं जहाँ पर भारत नहीं था। उस टाइम कोई एक अपना सा एक छोटा ज़िला होता था ना, उसमें कोई राजा बैठता था ना, वो अपना देश था उसका। वो क्या कह रहे हैं कि अपना तो वही कोई राज्य है, राज्य में कोई ज़िला है, और ज़िले में भी अगर कोई राजा है, अगर उसने दुर्ग बढ़िया बना रखा है,
उस वो बढ़िया राज कर रहा है, तो वो उसका देश हो गया। अब देश हो गया तो बताओ देशों में तो कैसी टकराव चलती है। तो वही बड़ी बात है कि इनमें तो वही तरीके की लड़ाइयाँ, वही सब चीज़ें। भारत का उस टाइम कॉन्सेप्ट था ही नहीं। वह ठीक है बाहर के हैं, लेकिन वही चीज़ है कि हमारे आपस की लड़ाइयाँ कब ख़त्म हो रही थी। तो तराइन का पहला बैटल तराइन का 1191 में हुआ था। 92 में 1191 वाला पृथ्वीराज जीता था, और 92 वाला कौन जीता था? गौरी जीता था। और जो थर्ड बैटल तराइन है, अब ये देखो थर्ड बैटल तराइन मैंने आपको उससे पहले क्या करा दिया था, बैटल ऑफ चंदावर करा दिया था। मतलब उसके बारे में बता दिया था कि 1194 में जयचंद भाई का नंबर आ जाता है ना, जो खुशी वुशी है वो सारी चीज़ उसकी ख़त्म हो जाती है ना। अब ये जो थर्ड बैटल हुआ था, जो उसको आपको थोड़ा ऐसा रख दो, थोड़ा के लिए हटा दो इसको, कि अपन थोड़ा उसके बाद समझते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, अब यहाँ से है कि गौरी भाई भी चला ही गया था लूट के यहाँ से। तो देखो कासिम था चला गया, गजनबी था वो तो आए नहीं, वो तो लूट के सीधा चल ही जाता था। अब गौरी भाई साहब है, गौरी भाई साहब को भी कुछ ऐसा साम्राज्य वाम्राज्य ज़्यादा बनाना नहीं था, लेकिन वो था कि यार अब इतना कुछ जीत लिया, इतना बड़ा क्षेत्र जीत लिया है, अब छोड़ के कैसे जाएं। वही कि भाई कि गांव में खेत है तो बिना उसके कैसे जाएं, थोड़ा कुछ कर ही लेते हैं। तो उसी हिसाब से मैंने आपको शायद कौन सा एग्जाम्पल दिया था, वो बाग वाला एग्जाम्पल दिया था ना, कि बाग में जब हमें भूख लगती है तो वहाँ से बाग में से हम तोड़ के ले आते हैं। तो कुछ वो था कि गजनबी वही था कि लूट के ले जाता था, कि भाई अपनी ज़रूरत होती जब, मतलब वहाँ पर बसा नहीं था। ऐसे भी कासिम था कि वो भी बसा नहीं था। अब गौरी था, गौरी भी बसा नहीं था, बस उसके कुछ गुलाम थे। इतने बड़ा अब इसने जीत लिया तो बस गुलामों के भरोसे ही इसको छोड़ गया कि भाई गुलामों के है किसी, भाई तू इस जगह राज कर ले। नहीं है इतनी अपने ज़मीन इसको कॉन्क्वार कर ही ली, जीत इसलिए, तो फिर अब इसका सीधा आएगा, सीधा इसको टैक्स लगाएगा। टैक्स आएगा तो यहाँ के किसानों पर या कोई भी चीज़ों पर टैक्स लगाएगा, तो रुपया आएगा, रुपया आएगा तो फिर सीधा वहाँ पर भेजेगा गौरी के पास। यही तो होते हैं। तो कुतुबुद्दीन गौरी का सेनापति। अब गौरी के 4 सेनापति था, उसने तराइन के युद्ध में गौरी की मदद की थी। तो ज़्यादातर जो जीता हुआ जो था, जो उसको ज़्यादातर इसको मिला था कुतुबुद्दीन ऐबक को। जब मेन भाग होते हैं जो दिल्ली वाला एरिया मिला था। फिर यालदोज थे, यालदोज को उधर गजनी वाला ही, फिर कोवाचा को नीचे वाला ये दे दिया, गुजरात वाला पोर्शन है ना। और फिर लास्ट में अब बख्तियार खिलजी चौथा ये गुलाम था। अब आप सुनते हैं ना कि जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ने वाला बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी कौन सा? बख्तियार खिलजी ये वाला, ये वो अलाउद्दीन खिलजी का मामा बुआ का लड़का। ऐसा कुछ नहीं है कि खिलजी से मिला हो तुम, क्या होगा कुछ यार मामा का बुआ का, वहाँ खिलजी वंश दे दे तुमको। तो क्या था कि आपको समझ में आ गया कि नालंदा विश्वविद्यालय को डिस्ट्रॉय करने वाला बख्तियार खिलजी है ना। तो गौरी वो चीज़ कि आपने लाइन पे देखो के भी है, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी की तराइन के युद्ध में मदद की थी। तराइन के युद्ध में मदद की थी, भाई खुश हो गया कि ठीक है। गौरी के कुतुबुद्दीन ऐबक के अलावा 3 और गुलाम थे। क्या लिख रखा है? यालदौज, कुबाचा, बख्तियार खिलजी, और चौथा कुतुबुद्दीन ऐबक। 4 गुलाम हो गए है ना। गौरी अब कुतुबुद्दीन ऐबक ये था, गुलाम भी था और दामाद भी था क्या? नहीं, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, छोड़ो इसको। यालदौज तराइन का थर्ड युद्ध। अब अभी है ना तराइन का थर्ड युद्ध क्या होता है, इसको अभी भी रखो भाई। इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ेंगे, फिर वो मर जाएगा, फिर जिसके बाद ये यालदौज आएगा कहानी में। तो दिल्ली सल्तनत, एक क्या होता है गुलाम वंश। अब दिल्ली सल्तनत में वंश चलता है कि सीधा गुलाम वंश तो छोड़ो, पहले आप कुतुबुद्दीन ऐबक को ही पढ़ो। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो भी शासनकाल चलेगा, जो फिर आपको वही सिमिलरिटी, फिर वो वंश अलग हो जाएंगे। अब पढ़ना चाहो तो ये इनके वंश है, ये कि गुलाम वंश है। पढ़ना चाहो मतलब जैसे कि थोड़ा ध्यान देना चाहो, है ना। तो ये ख़त्म करो, यहाँ पर एक पेज हो गया ख़त्म। ये रूल वूल है, ये आपको याद करना है कि 6 से 90 तक था, 90 से 20 तक था, 1320 से 1414 था। अब आप याद भी नहीं करोगे तो फिर आप धीरे धीरे ऐसे पढ़ते जाओगे, हमारे हर एक वंश को पढ़ेंगे तो ये अपना आप याद हो जाएगा ना। तो इसकी लोड मत लो।
थोड़ा ऊपर का जो भी आपको याद है एक एक लाइन उसको थोड़ा जोड़ो। ठीक है, तो आप समराइज करें तो पहले कौन आया? मोहम्मद बिन कासिम आया। ठीक है, कासिम के बाद गजनबी आया, गजनबी के बाद गौरी आया, और गौरी भी गया ही था। उसके बाद कौन आ गया? ऐबक आ गया। बिल्कुल ऐसे ही याद कर रखना है। ठीक है भाई, ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को। और ये लाइन टू लाइन आप याद करना, बस इसमें से जो है ना सारे के सारे क्वेश्चन इनमें से ही बनेंगे ज़्यादातर। वो क्या है, ज़्यादातर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जीके है, मैथ नहीं है। ठीक है, ख़त्म करते हैं भाई, फिर अगले लेक्चर में देखते हैं।